Hello everyone, welcome to all and we are going to start our new discussion today. 26 मार्च है, अच्छे अच्छे आर्टिकल आए हुए हैं, उसको देख लेते हैं. बांग्लादेश पर एक और आर्टिकल है, काफ़ी सारे फैक्ट्स मिलेंगे वहाँ से हमको, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. दिल्ली को लेकर के एक आर्टिकल है, एनवायरनमेंट पर एक आर्टिकल है, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ये जानकारी कोचिंग के बारे में है. आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, IAS दरबार नाम का एप्लीकेशन है. इसके अलावा अगर आपको कोई गाइडेंस के लिए हेल्प चाहिए या पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में आप हेल्प चाहते हैं, अभी आर्ट एंड कल्चर का नया बैच शुरू हुआ है. अगर आर्ट एंड कल्चर में किसी को प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ और सिर्फ क्लास भी परचेज़ कर सकते हैं आर्ट एंड कल्चर की मॉड्यूल वाइज. ठीक है, तो बाकी की जानकारी आप ले सकते हैं प्लेटफॉर्म से. जो नंबर आपको दिख रहा है वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं. तो आज का फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं, विच इज़ लॉ एंड कंट्रोल. ठीक है, लॉ एंड कंट्रोल में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द दिल्लीज पॉलिटिक्स. ठीक है, अभी आपको पता ही है कि एक बिल पेश किया गया है और पास भी हो गया है एक्चुअली ये. सो द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2021. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, अभी बहुत दिमाग में रखिएगा इसको, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से. दोनों हाउस से अप्रूवल भी मिल चुका है इस बिल को, और इसमें ऐसी चीज़ है जो अभी गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है दिल्ली में, वो काफ़ी परेशान हो गई है. ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि आफ्टर पासिंग दिस बिल उनके जो अधिकार हैं वो बिल्कुल ना के बराबर रह जाएंगे. यानी कि दिल्ली में फिर जीतना वो फिर दिल्ली के ऊपर शासन करने जैसा नहीं होगा, बल्कि सेंट्रल का पूरा कंट्रोल दिल्ली के ऊपर रहेगा. ऐसा इस बिल में क्या है उसकी हम बात करेंगे. दोनों हाउसेस से इसको पास किया गया और अभी इसमें क्या क्या बातें कही जा रही हैं. तो इन्होंने जो राइटर हैं उन्होंने कुछ पुरानी बातें भी यहाँ पे बताई हैं. देखिए, अपोजिशन वाले जो थे वो काफ़ी विरोध कर रहे थे जाहिर तौर पर, तो फिर सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया था कि वो पूरा चेक वेक कर लें इसमें. इसके पहले 2003 का ये जिक्र करते हैं कि जब होम मिनिस्टर LK आडवाणी थे तो उन्होंने भी दिल्ली स्टेट बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था, दिल्ली स्टेट बिल को 2003 में. ठीक है ना, तो दिल्ली पर नज़र अभी नहीं है बल्कि बहुत पहले से ही रही है. खास करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहते हैं कि उनका कंट्रोल हो थोड़ा दिल्ली के ऊपर, जबकि ऑलरेडी 3 चीज़ों में सेंटर का कंट्रोल है दिल्ली में. अगर आपने कल के डिस्कशन को सुना है तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि लैंड और आपका पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, के 3 चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी सेंटर के कंट्रोल में है, जो कि बहुत मेन मानी जाती हैं. लेकिन अब इस बिल में ऐसा क्या बदलाव है जो यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट को काफ़ी सकते में जिसने डाल दिया है. ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या किया गया है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली में, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जिनके अंतर्गत ये सारी चीज़ें होती हैं, सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, क्योंकि दिल्ली क्या एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली इज़ नॉट स्टेट, राइट. तो कैपिटल है दूसरी तरफ, तो अगर आप इंडिया का कैपिटल है तो जाहिर तौर पर सेंटर अपना थोड़ा ज़्यादा दबदबा चाहेगी. और यहाँ पे क्या हुआ है, अभी फ़िलहाल कुछ दिनों पहले से जो यहाँ के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, उन्होंने काफ़ी चीज़ों में रियायतें दी हैं यहाँ के लोगों को, जैसे कि बिजली फ्री, पानी फ्री, 200 यूनिट तक बिजली के पैसे नहीं लगेंगे, फिर आपके CNG फ्रेंडली एनवायरनमेंट को बनाना, ट्रांसपोर्टेशन में कंट्रोल लेकर के आना. ठीक है, ये सारे स्टेप्स सरकार के द्वारा लिए गए थे, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए थे. और ये सारी बातें, ये जो क्रिटिसिज्म है बेसिकली ये किया जा रहा है, फाइन, कि इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट जो टारगेट कर रही थी केजरीवाल गवर्नमेंट, उसको कहीं ना कहीं काउंटर किया जा रहा है थ्रू दिस बिल, ऐसा माना जा रहा है. जो लोग डिस्कशन कर रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, उसमें पॉजिटिव और ऑपोजिट दोनों ही बातें इसमें आ रही हैं. ठीक है, सो यहाँ पे क्या किया गया, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको अभी उनकी शक्ति को बेसिकली बढ़ाने की इसमें कोशिश की जा रही है. ठीक है, पहले तो ऐसा होता था कि कुछ मुद्दों पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछना ज़रूरी होता था, हर मुद्दे पर पूछना ज़रूरी नहीं होता था. लेकिन अभी जो बदलाव आया है उसमें, जो नया लॉ है, नया बिल है, उसमें क्या किया गया कि अब आपको किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछना होगा. अब लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछने का मतलब क्या है कि सेंटर से पूछना होगा. तो यहाँ पे जो इतने बड़े बड़े बदलाव किए थे इलेक्टेड गवर्नमेंट ने, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वुमेन के लिए बस की फ्री राइड, तो इन सबको कहीं ना कहीं
काउंटर किया जा रहा है और ये जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट में है, ऐसा राइटर का मानना है कि ये जो एक स्टेप लिया जा रहा है वो यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनकी पावर को ख़त्म कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, अगला आर्टिकल देखते हैं, नेट ज़ीरो इजंट ज़ीरो सम। इसमें क्या क्या है, एनवायरमेंटल पूरे कंसर्न पर इस आर्टिकल को लिखा गया है। नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट है सबका और 58 कंट्रीज़ का नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट है, ठीक है ना। इन द नेक्स्ट 3 years दे एम टू रिड्यूस देयर एमिशन इन क्लाइमेट चेंज। तो जाहिर तौर पर एक तो एसडीजी का गोल भी है हमारा और बाकी सारे देश जो है मिल करके वो चाहते हैं कि अगले 30 सालों में जो हमारा एमिशन है ग्रीन हाउस गैस का, खास करके जो एमिशन है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से वो कम हो जाए, इसका एमिशन कम हो जाए और इससे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएँ। एडवांस टेक्नोलॉजीज़ और प्लांटिंग ट्री, इन सब को इंट्रोड्यूस करने की बात लगातार चल रही है क्योंकि अभी इस समय में जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है वो बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि इंडियाज़ फ्यूचर एमिशन विल कम फ्रॉम द थिंग्स दैट हैव नॉट येट बिन बिल्ट। ठीक है ना, तो इंडिया का जो एमिशन है वो कितना और आगे हो सकता है, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, बिल्डिंग, इन सब से बहुत ज़्यादा एमिशंस आगे हो सकते हैं और इसको कम करना होगा। इसमें यूटी जो है, लद्दाख, स्टेट ऑफ असम, सिक्किम एंड सिटी ऑफ चेन्नई एंड बेंगलुरु एंड द पंचायत ऑफ मीनागढ़ी इन वेनाद केरला आर ऑलरेडी प्लानिंग ऑफ द कार्बन न्यूट्रल डेवलपमेंट। देखिए अब ये जो टर्म है ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे किसका, यूटी का भी जिक्र किया गया। यूटी में लद्दाख, ठीक है, स्टेट में सिक्किम और शहर में चेन्नई और बेंगलुरु। दिल्ली तो मोस्ट पॉल्यूटेड में है, राइट, लेकिन शहर में चेन्नई और बेंगलुरु और पंचायत का भी जिक्र है, मीनानगढ़ी जो पंचायत है वेनाद केरला में, ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल डेवलपमेंट से एसोसिएटेड। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और उसका कोई कॉस्ट भी हमें ना पे करना पड़े, तो इनसे इनका जो मॉडल है उनको अपनाने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। आवर एनालिसिस शोज दैट द एक्शन टू रिड्यूस emission is different sectors could be the foundation of stronger economy and healthier population. Most of India's thermal power plants use scarce fresh water for cooling. तो यहाँ पे जितने भी ज़्यादातर, ये तो डिस्कशन में कई बार हमने बोला है कि थर्मल पावर प्लांट्स में फ्रेश वाटर का काफ़ी यूज़ होता है कूलिंग करने के लिए और उसका ऑब्वियसली काफ़ी नुकसान होता है। एंड इंडिया मूव्स टू क्लीनर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इंडिया जो है वो क्लीनर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जा रही है और वाटर कंजम्पशन बाय द पावर प्लांट विल डिक्रीज़। अगर हम क्लीनर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाएंगे तो जो थर्मल पावर प्लांट में इतना वाटर यूज़ होता है वो हम घटा लेंगे, राइट। and 2.5 billion cubic meter per year to less than 1 billion cubic meter per year in 2050. तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया कि कहाँ पे आपको कम यूज़ करना है, कैसे पॉपुलेशन कम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर लेना चाहिए हमें, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस कैन क्रिएट जॉब। तो अगर हम इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आगे जाएगी, एनवायरमेंटल कंसर्न नहीं बढ़ेंगे और इससे स्पेंडिंग्स भी आगे बढ़ने लग जाएगी, नए जॉब्स वगैरह भी क्रिएट होने लग जाएंगे। ठीक है, सो आगे अपना क्या क्या चैलेंज है, एक तो इकोनॉमिक कंसर्न है, दूसरा एनवायरमेंटल कंसर्न है। तो इन सबको देखते हुए हमें आगे अपना स्टेप लेने की ज़रूरत है। एंड वी अप्लाइड एन economic model that includes all major sectors and looked at the combined effect of various policies starting now till 2050. तो किसी भी चीज़ की शुरुआत हमें अभी से ही करनी होगी, जो भी टेक्नोलॉजीज है उसका इस्तेमाल अभी से शुरू करना होगा। एंड देयर इज़ कंसिडरेबल स्कोप टू इम्प्रूव एनर्जी इफिशियंसी इन लार्ज इंडस्ट्री। तो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ है जहाँ से कि ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स होती हैं, जहाँ से ज़्यादा एनर्जी या फिर ग्रीन हाउस गैस के निकलने का खतरा होता है, उसको हमें वहाँ पे क्लीन एनर्जी को यूज़ करना चाहिए। MSMEs के पोटेंशियल को समझना चाहिए टू सेव द एनर्जी। ठीक है ना, तो ये सारे स्टेप्स हैं, अगर लिया जाए तो यहाँ पे हम जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं, ये इनका यहाँ पे कहना है। And we must also prepare for the fact that job gains might not occur in the same location as per the job losses. Because pandemic के समय क्या हुआ है, लोग अपने घर में चले गए हैं, गांव चले गए हैं,
तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। और इसको अगर हम यहाँ पे सेफ्टी नेट को देते हुए जॉब क्रिएट करें तो उससे लोगों का भी फ़ायदा होगा, एनर्जी इनकम क्रिएट होगी और हम एनवायरनमेंट को भी बचा पाएंगे। तो उन्होंने एक सॉल्यूशन यहाँ पे देने की कोशिश की है। सो अ नेट ज़ीरो एमिशन फ्यूचर नीड नॉट बी अ ज़ीरो सम गेम। तो ज़ीरो सम गेम का मतलब होता है कि किसी एक का तो नुकसान होगा ही होगा, ठीक है ना, तो या फिर किसी का भी फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसा हमें काम करना चाहिए इसमें कि हमें बेनिफिट हो, फ़ायदे हों। इंडिया विल बी एबल टू डिक्लेयर इट्स फ्रीडम फ्रॉम पोल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल्स इन द 100th ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो 100 साल जब पूरे हों तो हमें यहाँ पे हमें एक ऐसा प्लेज लेना चाहिए जहाँ पे हम पोल्यूशन फ्री अपने कंट्री को बना सकें, ऐसा हमारा टारगेट होना चाहिए। तो 75th ईयर एनिवर्सरी तो हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं इंडिया की, जो 100th ईयर ऑफ एनिवर्सरी होगा वहाँ पे हम पॉल्यूशन फ्री बनाएं भारत को, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल है बांग्लादेश से एसोसिएटेड। इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में कहा गया है कि जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और शेख मुजीबुर रहमान थे वहाँ पर, तो दोनों ने मिलकर के एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया था 25 साल के लिए। क्योंकि आपको पता होगा बांग्लादेश को लिबरेट करने में इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था और बांग्लादेश वॉर ऑफ लिबरेशन 1971 के नाम से फेमस है वो। तो उसी चीज़ को अभी वहाँ पे 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस की, और उसी में इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ रिलेशन को शेयर कर रहे हैं। तो आपको पता होगा पहले ये सारा एरिया ऑब्वियसली सेम ही था जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे। तो आज़ादी के बाद भारत पाकिस्तान बना और फिर उसके कुछ समय के बाद 25 साल के बाद पाकिस्तान में डिवीज़न हुआ और वो पाकिस्तान और बांग्लादेश बने, ठीक है। तो ये आपको मालूम होगा ये सब फैक्ट। तो अब ये जो राइटर हैं वो बांग्लादेश से हैं, ठीक है। तो ये कुछ कंसर्न्स को शो कर रहे हैं। ये बताते हैं कि एक समय था जब मुक्ति वाहिनी, जो कि बंगाली गुरिल्ला फोर्स बनाया गया था, उसको पूरी ट्रेनिंग इंडिया के द्वारा दी गई थी और उसने वहाँ पे पूरा लिबरेशन को अटेन करने में काफ़ी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उसके बाद ये बात कोई नहीं भूल सकता कि 10 मिलियन बंगाली रिफ्यूजीज़ को इंदिरा गांधी जी ने अपने, जो उस समय में इंडियन गवर्नमेंट थी और स्टेट गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने सपोर्ट किया था और इंडिया में शरण दिया था, ठीक है ना। 10 मिलियन बंगाली रिफ्यूजीज़ थे उस समय में। और उसके तो ये सब जो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, उनको, उस ग्रैटिट्यूड को कोई भूल नहीं सकता है। ये बात हर किसी को याद रहेगी। अभी जो सेलिब्रेट हो रहा है 50th एनिवर्सरी, इसमें शेख हसीना जी वहाँ की प्राइम मिनिस्टर और वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बहुत वार्म वेलकम कर रही हैं। बांग्लादेश इंडियन प्राइम मिनिस्टर को वेलकम कर रहा है, लेकिन कुछ कंसर्न्स हैं अभी जिसको कि ख़त्म करना चाहिए। जैसे कि एक तो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट आया है वो एक मेजर कंसर्न है, ठीक है। क्योंकि उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो काफ़ी कंसर्नफुल है। इसको लेकर के बांग्लादेश में विरोध भी जताया गया था, आपको अगर याद होगा। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रहे हैं कि, और दूसरा एक मेजर जो कंसर्न है वो है तीस्ता रिवर वाटर का डिस्प्यूट। आखिर इतने समय हो गए, बहुत सारे डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गए, फिर वाटर शेयरिंग का डिस्प्यूट क्यों नहीं रिजॉल्व हो रहा है? ये एक बहुत मेजर कंसर्न है बांग्लादेशी के लिए भी। दूसरा कंसर्न है जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, ठीक है। तो वो उसमें क्या होता है कि इनका ऐसा मानना है, जो राइटर हैं वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो बीएसएफ्स हैं, इंडियन बीएसएफ्स हैं, उनके द्वारा शूट किया जाता है। तो जाहिर तौर पर ये वो अपने एंगल से लिख रहे हैं। उनको ये मानना है कि उनको मारना नहीं चाहिए, शूट नहीं करना चाहिए, बल्कि बातचीत करनी चाहिए या फिर उसको जेल में डाल देना चाहिए, डिटेन कर देना चाहिए। ये सब चीज़ें बता रहे हैं। डायरेक्ट शूट करने पर जो ट्रस्ट है वो कम होता है। ये सारी चीज़ें ये अगेंस्ट लिख रहे हैं। दूसरा, रेटिफिकेशन ऑफ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। इंडिया फ्यू ईयर अगो अर्न द अप्रिसिएशन ऑफ बांग्लादेशीज। जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था, आपको पता होगा 100th अमेंडमेंट एक्ट, तो उसको इंडिया ने कंटिन्यू किया और उसको अच्छी तरीके से किया। उसके लिए काफ़ी वाहवाही भी हो रही है इंडियन गवर्नमेंट की। तो इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट को बांग्लादेशीज़ के जो कंसर्न हैं उसको समझते हुए काम करना चाहिए। हारमोनी को क्रिएट करने के लिए और क्या कर सकते हैं वो उस पर आगे बढ़ना चाहिए। अभी इलेक्शन है वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ के लोग भी काफ़ी उत्सुक हैं कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जो है वो उसमें कौन जीत करके आते हैं। मतलब इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी भले ही तीस्ता के डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर पाई हों, लेकिन ऐसे बहुत सारे और
एंगल हैं जहाँ पर वो हार्मनी रखने की कोशिश करती हैं, ठीक है ना। सो मेंटेनिंग स्टेबल एंड फ्रेंडली रिलेशन विद इंडिया हैज़ बीन द बांग्लादेश एडवांटेज इन टर्म ऑफ बोथ कंट्रीज शेयरिंग अ कॉमन पोजीशन। तो अगर हार्मनी रहेगा दोनों देशों के बीच में, स्टेबिलिटी रहेगी, फ्रेंडली रिलेशन रहेगा, तो दोनों ही देश के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हमने जब कल बांग्लादेश के ग्रोथ के बारे में जिक्र किया था तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी, जो टेक्सटाइल सेक्टर है, गारमेंट सेक्टर है, उसमें काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफ़ी है इंडिया और बांग्लादेश का, तो दोनों ही देशों का फ़ायदा होता है। इसीलिए फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री भी अभी कहीं ना कहीं बांग्लादेश बन गया है। हमने डिस्कस किया था ना कि कुछ सालों में ये भले ही लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट से बाहर आ जाएगा, डेवलपिंग कंट्री में भले ही रहे लेकिन लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट से बाहर आ जाएगा। तो यही चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, रेलवे लिंक, चिलाहाटी हल्दीबारी रेलवे लिंक, जो कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चिलाहाटी हल्दीबारी रेलवे लिंक कौन कौन से देश के बीच का है, ठीक है। तो इसका इनॉग्रेशन किया गया है और बांग्लादेश को 9 मिलियन कोविशील्ड वैक्सीन भी दिया गया भारत के द्वारा, जो कि बहुत अच्छा गेस्चर माना जा रहा है, ठीक है ना। और आगे अब इनकी बातचीत हो रही है कि और क्या फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको कि आगे देखा जाए। रोहिंग्या का इशू है, उसको भी रिजॉल्व करना है। तो ये सारी बातें बताई गई। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।